वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन सोशल साइंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं हिंदी मीडियम में। तो हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन सभी के लिए यह है वीडियो का पार्ट 4, और ये वीडियो का लास्ट पार्ट होगा जिसे आप बहुत ध्यान से देखें और समझें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पार्ट 4। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया था। अब हमारा इस वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वो है क्वेश्चन नंबर 16। तो सभी बच्चे इन बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का आंसर भी बहुत ध्यान से सुने और समझें। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, जर्मनी के एकीकरण में ऑटो बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में आता रहा है, तो हमें इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए बेटा, जब भी बात आती है जर्मनी के एकीकरण की, तो हमें यहाँ पर ऑटो बिस्मार्क का योगदान नहीं भूलना होगा, और इसका कारण हम देख सकते हैं इसके आंसर में। तो इसका आंसर है, बिस्मार्क जो थे वो प्रशिया, जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था यूरोप का, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने वहाँ की सेना का प्रयोग करते हुए 7 सालों में 3 युद्ध किए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और उसके बाद प्रशिया की जीत हुई। प्रशिया की जीत के साथ ही युद्ध समाप्त हुए, और इस तरह से जर्मनी का एकीकरण का काम पूरा हुआ। तो प्रशिया का एक बहुत बड़ा योगदान है जर्मनी के एकीकरण में। ऑटो बिस्मार्क ने इन युद्धों को जीतने के बाद प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का बादशाह घोषित कर दिया। इसके लिए वाल्स नामक जगह पर 1871 में एक समारोह का आयोजन हुआ, और यहाँ अधिकतर विषयों में प्रशिया के कायदे कानून ही जर्मनी में लागू कर दिए गए। तो हमने अभी तक समझा कि ऑटो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में कैसे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चलिए यहाँ पर हम और समझते हैं ऑटो बिस्मार्क के और क्या क्या योगदान रहे, उनकी भूमिका को कुछ पॉइंट में। पहला, सैन्य सुधार किए गए। तो ऑटो बिस्मार्क ने प्रशिया की सेना में जो कमियाँ थी उसको दूर किया, ताकि वो जर्मनी के एकीकरण में अलग अलग युद्धों में जीत हासिल कर सके। दूसरा, सेना में भर्ती की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया, ताकि जो सिपाही थे उनकी सेवा का लंबे समय तक लाभ लिया जा सके। पॉइंट नंबर 3, नई युद्ध रणनीति का परिचय दिया गया। तो यहाँ नए नए तरीके अपनाए गए, युद्ध करने की स्ट्रेटजीज अपनाई गई ऑटो बिस्मार्क के द्वारा, जिससे कि युद्ध में प्रभावी छाप छोड़ी जा सके। पॉइंट 4, सुई बंदूक जैसे हथियारों का प्रचलन रहा, ऐसे नारे गढ़े गए। पॉइंट 5, कई सारे जोशीले भाषण दिए गए, जिससे कि जर्मनी के एकीकरण में काफ़ी सहायता मिली। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे जो ऑटो बिस्मार्क के योगदान को साफ साफ दर्शाते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है जर्मनी के एकीकरण का, तो हमें ऑटो बिस्मार्क के महत्वपूर्ण योगदान को लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और ये पूछता है, जल दुर्लभता क्या है। तो बेटा पहले हमें समझना होगा दुर्लभता होता क्या है। दुर्लभता से अभिप्राय है अभाव होना या कमी होना। तो इसका वाक्य बनता है, जल की कमी होना या जल का अभाव होना से आप क्या समझते हैं, जल दुर्लभता क्या है, और जल दुर्लभता के विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखें हम, तो हमें मालूम है कि जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है, और ये प्रकृति का हमें दिया गया एक महत्वपूर्ण, एक बहुमूल्य उपहार है। लेकिन फिर भी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर इसकी मांग अलग अलग है, इसका उपयोग अलग अलग है, और इसके कारण जल की खपत बहुत तेज़ी से हो रही है, और इसका स्तर लगातार घटता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं जल दुर्लभ होता जा रहा है। तो जल की ये दुर्लभता या जल की कमी की समस्या को कहते हैं जल दुर्लभता। तो यदि हम जल दुर्लभता के कारणों पर ध्यान दें, तो उसमें पहला बिंदु लिखा हुआ है, संसार में जितना भी पानी उपलब्ध है उसका 2.5% ही मीठे पानी का है। तो बच्चों हमें समझना होगा
कि पूरे संसार में, इस पूरी दुनिया में जल केवल 2.5% ही है और इसमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 70% भाग जो है वो पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, यानी ग्लेशियर्स के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार मीठा पानी और स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत कम रह जाती है। तो जल नवीकरणीय होने के बावजूद भी इसकी मात्रा बहुत तेज़ी से घट रही है। नंबर 2, निरंतर बढ़ रही आबादी के कारण जो प्रति व्यक्ति पानी का इस्तेमाल है, जो खपत है, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कि जल की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है। पॉइंट नंबर 3, जब हम खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो भी पानी की कमी हो जाती है। तो यहाँ सिंचाई भी एक कारक है जो कि जल दुर्लभता को बढ़ावा देता है। पॉइंट 4, नित्य प्रति बढ़ने वाले उद्योगों। तो बेटा आधुनिक युग में लगातार उद्योग धंधे, कारखाने बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण भी धरती पर पानी की कमी होती जा रही है, क्योंकि उद्योग जो है, खासकर ऐसे उद्योग जहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे कि कागज़ उद्योग, इस्पात उद्योग, ऐसे उद्योगों के कारण जल की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे कि जल का संकट पैदा हो गया है। पॉइंट 5, इसमें कहा गया है कि शहरों के निरंतर बढ़ने से भी पानी की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, उद्योग बढ़ रहे हैं, तो उद्योग बढ़ने के साथ साथ शहर भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग गाँवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, नई नई बस्तियाँ बन रही है, नए नए शहर बस रहे हैं और इसके कारण पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो गई है और इसका परिणाम ये हुआ कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थे कुछ ऐसे कारक जिससे जल दुर्लभता को बढ़ावा मिला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछा गया है संघवाद क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। तो ये क्वेश्चन लिया गया है पॉलिटिकल साइंस वाली बुक से। तो इसका जो आंसर है वो कहता है कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन का स्तर 2 या 2 से अधिक भागों में बटा होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक संघीय सरकार होती है और अनेक राज्यों की अलग अलग राज्य सरकारें होती है। तो हमें क्या समझ आया? हमें इससे समझ आया शासन का स्तर जो है यहाँ पर वो 2 या 2 से अधिक भागों में बटा होता है। ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है संघवाद। तो हमें ये ध्यान रखना है, भारत भी एक संघीय ढांचे वाला देश है, भारत में भी संघवाद व्यवस्था है। चलिए अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो इसकी पहली विशेषता है इसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय अधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। यानी कि इसमें अलग अलग जो शासन की इकाइयाँ होती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकार। तो ये शासन की अलग अलग आनुषंगिक इकाइयाँ हैं, इनके बीच शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, सबके अपने अलग अलग कार्यक्षेत्र तथा भूमिका होती है। तो दूसरी विशेषता है इसकी विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। तो यहाँ पर एक ही नागरिकता होती है संघवाद में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि राज्य की अपनी अलग नागरिकता है और केंद्र यानी कि पूरे देश की अलग नागरिकता है। ऐसा प्रावधान संघवाद में नहीं होता। यहाँ एक ही नागरिक समूह यानी कि एक ही नागरिकता होती है, उसी पर दोनों सरकारें या तीनों सरकारें शासन करती हैं। तीसरी विशेषता है इसकी संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई संविधान में अगर कोई संशोधन करना होगा, कोई बदलाव करना होगा, तो उसके लिए दोनों सरकारों की सहमति आवश्यक है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। दोनों सरकारों की सहमति के पश्चात ही संविधान में बदलाव हो सकता है। तो संघवाद में दोनों सरकारों का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। इसकी चौथी विशेषता है संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। देश की एकता की सुरक्षा तथा उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का भी ख्याल रखना और उसका पूरा सम्मान करना, ताकि जो अलग अलग राज्य हैं उनको भी साथ लेकर चला जा सके। पांचवी विशेषता है इसकी संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार न्यायालयों के पास होता है। तो यहाँ पर न्यायालय का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। संघीय ढांचे की या संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि यहाँ पर मजबूत न्यायपालिका होती है। मजबूत न्यायपालिका ही किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होने देती। यदि केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद हो जाता है, किसी विषय को लेकर टकराव हो जाता है, तो यहाँ पर न्यायपालिका का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका संविधान की रक्षा होती है
और अलग अलग स्तर की सरकारों की शक्तियों का उल्लेख न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है। तो इसीलिए एक मजबूत न्यायपालिका का होना संघवाद में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक विशेषता है। तो ये 5 विशेषताएं थी संघवाद की, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें संघवाद की परिभाषा आपसे पूछ सकता है और उसकी विशेषताएं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है ज्योग्राफी से। इसमें पूछा गया है औद्योगिकरण की प्रक्रिया औद्योगिक श्रमिकों के नए उभरे वर्ग के लिए अपने साथ कठिनाइयाँ लेकर आई, और जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो इससे नए नए श्रमिकों का भी उदय होता है। तो जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता है वैसे वैसे औद्योगिक श्रमिकों की संख्या भी लगातार बढ़ती रहती है, नए नए मजदूर वर्ग सामने आते हैं, और इसी के साथ सामने आती है कई सारी कठिनाइयाँ, क्योंकि जब औद्योगिकरण होता है तो साथ साथ नए नए शहरों का भी विकास होता है, और भीड़ के रूप में बड़ी आबादी में मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग शहरों में बसना शुरू हो जाते हैं, और इससे कई सारी चुनौतियाँ और समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। तो आइए इस आंसर में हम जानते हैं ऐसी समस्याओं के बारे में। तो हम इसका उत्तर देंगे कि हाँ, बिल्कुल औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए कई तरह की कठिनाइयाँ पैदा करी। नंबर 1, अनुचित काम की स्थिति। तो जब औद्योगिकरण आया तो उसके बाद भारी संख्या में मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग फैक्ट्रियों में काम करने लगे, और इसी भीड़भाड़ के कारण श्रमिकों का शोषण होना भी शुरू हुआ, और उनसे कई कई घंटे काम करवाया जाता था। साथ ही उन्हें उसके बदले में कोई छुट्टी भी नहीं मिलती थी, या बहुत कम छुट्टी होती थी। तो यहाँ पर श्रमिकों की दशा ज़्यादा अच्छी नहीं थी। नंबर 2, दुर्घटनाओं में मुआवजे का अभाव। यदि किसी मशीन को चलाते हुए, कोई काम करते हुए किसी फैक्ट्री में किसी कर्मचारी या मजदूर के साथ कोई अनहोनी हो जाती थी, कोई दुर्घटना हो जाती थी, तो उन्हें कोई इसका मुआवजा भी नहीं मिलता था। तो जो मुआवजे की व्यवस्था थी वो कोई निश्चित नहीं थी। ये भी कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। तीसरा बिंदु है कम वेतन। तो जिन लोगों को कारखानों में नौकरी मिलती थी उन्हें भी कई कैटेगरीज में, कई श्रेणी में बांट दिया गया। कुछ को अकुशल कहा गया, कुछ को कुशल कहा गया। इसमें वेतन की भी काफ़ी त्रुटियां देखी गई, यानी कि श्रमिकों को उनके काम के मुताबिक वेतन नहीं मिलता था, वेतन काफ़ी कम मिलता था, और मजबूरी में उनको उसी वेतन में अपना गुजारा करना पड़ता था। क्योंकि मजदूरों की संख्या में जब बढ़ोतरी हुई, उनकी भीड़ भाड़ बढ़ी, तो इससे फैक्ट्री मालिकों के पास भी मजदूरों की कमी नहीं रही, और इसके कारण उन्हें उनका शोषण करने का अवसर मिल गया। तो उन्हें उनके काम के मुताबिक वेतन काफ़ी कम दिया जाता था। नंबर 4, शहरी जीवन की समस्याएं। तो प्यारे बच्चों, औद्योगिकरण और शहरीकरण दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया हैं, क्योंकि जब औद्योगिकरण होता है नए नए शहर बसते हैं और लोगों का भारी संख्या में पलायन होता है। तो जब ये लोग तेज़ी से शहरों की तरफ कूच करते हैं, शहरों की तरफ बढ़ते हैं, तो इससे उनके आवास, भोजन और पानी की समस्या सामने खड़ी हो जाती है। तो लगातार शहरीकरण या भीड़ भाड़ के इस माहौल में जो श्रमिक हैं उनके पास मूलभूत सुविधाएं हैं, उसका भी अभाव हो जाता है। अगला बिंदु है महामारियों का प्रकोप। औद्योगिक केंद्रों के आसपास, यानी कि फैक्ट्रियों, कारखानों, उद्योगों के आसपास नई नई बस्तियां बसने के कारण वहाँ पर बहुत सारी गंदगी फैलती थी, जिससे महामारियां फैलने का खतरा बना रहता था। तो ये तो स्वाभाविक है कि जहाँ भीड़ भाड़ बढ़ती है वहाँ साफ़ सफाई, प्रदूषण और बीमारियां फैलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसा ही हुआ जब नए नए कारखाने लगे, नई नई फैक्ट्रियाँ लगी, तो इससे भीड़ भाड़ बढ़ी, शहरों में आबादी का बोझ लगातार बढ़ता चला गया, और इससे पैदा हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बीमारियों की समस्याएं और महामारी का प्रकोप। हमारा अगला बिंदु है बाल श्रम। औद्योगिक क्रांति ने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। तो बच्चों के लिए उनका बचपन जीना बहुत ज़रूरी है, खेलना, कूदना, मस्ती करना, क्योंकि ये समय बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और कभी दोबारा ना आने वाला फेज़ होता है। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने जब नए नए फैक्ट्रियाँ लगी, नए नए कारखाने लगे, नए नए उद्योग पनपे, तो उनको बस उत्पादन से मतलब था, उनको बस विनिर्माण से मतलब था, और इसके लिए उद्योग मालिकों ने भारी संख्या में मजदूरों को काम पर रखना शुरू किया। लेकिन इस आड़ में उन्होंने कई सारे बच्चों को भी काम पर रखना शुरू कर दिया, जिससे कि बाल श्रम को बढ़ावा मिला, साथ ही साथ बच्चों का बचपन भी उनसे छिनता चला गया। तो प्यारे बच्चों, हमने इसकी 6 विशेषताएं पढ़ी हैं। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। औद्योगिकरण की प्रक्रिया होती क्या है, और औद्योगिकरण की प्रक्रिया के बाद जो नए नए श्रमिक थे उनके सामने क्या क्या कठिनाई आई, ये आप ध्यान से समझ लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का आता है, इसीलिए आप इसके सारे बिंदुओं को ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे। हमारा जो
अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20 और ये इस टॉप 20 सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा गया है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, और ये क्वेश्चन है हमारी हिस्ट्री की बुक से, चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। सत्याग्रह का क्या अर्थ है समझाइए। भारत में महात्मा गांधी के द्वारा किए गए सत्याग्रहों की सूची बनाएं। तो आंसर है इसका, सत्याग्रह का मतलब है सत्य की शक्ति पर भरोसा करके, सत्य को पकड़कर और सत्य पर आग्रह करके आगे बढ़ना। महात्मा गांधी जी का हथियार था सत्याग्रह, और महात्मा गांधी ने अपने कई सारे आंदोलनों में सत्याग्रह का सहारा लिया और गांधी जी को इसमें बहुत सफलता भी मिली। तो चलिए जानते हैं वास्तव में सत्याग्रह होता क्या है। नंबर 1, सत्याग्रह एक मूल मंत्र है जो अहिंसा को बढ़ावा देता है। अहिंसा यानी किसी को चोट ना पहुंचाना, किसी पर बल का प्रयोग ना करना। तो सत्याग्रह का मूल मंत्र क्या है? अहिंसा। नंबर 2, सत्याग्रह का मतलब है सच्चे मकसद के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते समय शारीरिक बल का प्रयोग ना करना। तो गांधी जी के अनुसार अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और अगर आपका इरादा सच्चा है तो आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यही सत्याग्रह है। नंबर 3, सत्याग्रह का मतलब है प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता के बिना अहिंसा के जरिए अपने लक्ष्य को हासिल करना, यानी कि अहिंसात्मक तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना और अपने लक्ष्य को हासिल करना। नंबर 4 है, सत्याग्रह का मतलब है अहिंसा के जरिए अपने दुश्मन की चेतना को जगाना। गांधी जी कहते थे सत्याग्रह वो हथियार है जो सामने वाले की आत्मा को झकझोर देता है, उसकी आत्मा को जगा देता है। तो सत्य और अहिंसा के जरिए अपने सामने वाले दुश्मन की चेतना को जगाना ही सत्याग्रह है। नंबर 5, सत्याग्रह का मतलब है सत्य को स्वीकार करने के लिए दुश्मन को मजबूर करना। ये पंक्ति पढ़ के मुझे एक मूवी की याद आ गई, लगे रहूं मुन्ना भाई, जिसमें संजय दत्त हीरो होता है और संजय दत्त जो है कई लोगों को उसमें महात्मा गांधी के बताए गए रास्ते पर चलने के लिए आग्रह करता है। उसी में एक केस आता है उनके पास कि कैसे एक व्यक्ति अपने पड़ोसी के द्वारा रोज़ाना उसके गेट के पास थूकने से परेशान होता है और इसका रास्ता वो पूछता है संजय दत्त से, और संजय दत्त उन्हें महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं और वो रास्ता होता है फिर रोज़ाना वो व्यक्ति उस गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति के सामने रोज़ाना मुस्कुराता है, स्माइल करता है और गंदगी खुद साफ करता है। और आखिरकार कुछ दिन के बाद जो व्यक्ति थूक रहा होता है उसकी आत्मा मजबूर हो जाती है कि वो उस पीड़ित व्यक्ति से माफ़ी मांगता है और दोबारा वहाँ पर कभी ना थूकने का प्रॉमिस करता है। तो यहाँ पर बेशक से मूवी में दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का सही मतलब यही है कि हम दुश्मन को मजबूर कर दें। तो गांधी जी के सत्याग्रह ने काफ़ी सफलता हासिल करी। गांधी जी ने न केवल दक्षिण अफ्रीका में बल्कि भारत में भी कई सारे आंदोलन किए जिसने उनको भारत में एक महानायक बना दिया। चलिए बात करते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए भारत में अलग अलग सत्याग्रहों की। तो इसमें सबसे पहले 1917 में हुआ चंपारण आंदोलन, जो बिहार में नील के किसानों के लिए किया गया सत्याग्रह था। दूसरा किया गया 1918 में खेड़ा आंदोलन, जो किसान भारी कर्जे से परेशान थे उनके लिए किया गया सत्याग्रह था। और तीसरा था खिलाफत आंदोलन। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ते हुए कैसे महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया और भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। और फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और सबसे आखिर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये सभी आंदोलन जो थे सत्याग्रह और अहिंसा से प्रेरित थे और गांधी जी द्वारा चलाए गए इन सभी सत्याग्रहों ने भारत में ब्रिटिश सरकार के पैर उखाड़ दिए, उनको भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे टॉप 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ थी वो यहाँ पर फिनिश। तो आप सभी इनको दोबारा से देख लेंगे, इनकी रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत मेहनत से ये तैयार किए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये हमारी वीडियो के पार्ट 4 का हुआ एंड। हमारी जो अगली वीडियो होगी वो होगी मैप पर बेस्ड, यानी कि जो मैप का क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में वो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो उससे जुड़ी एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और साथ ही साथ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊँ जिसमें टॉप 50 MCQ में कवर करूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो पहला खंड आता है, जो पहला हमारा सेक्शन आता है A, उसमें सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं। तो वहाँ भी हमें स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए टॉप 50 सेलेक्टिव MCQ तैयार करूँ और उसकी वीडियो जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और बहुत ज़रूरी, अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखें।